इस तरह से सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। लेखिका कहती हैं कि वहाँ पर इतना अधिक सौंदर्य था जिसे मैं देखकर सहन नहीं कर पा रही थी। इतनी सुंदरता मैंने कहीं नहीं देखी, अपने जीवन में कभी भी इतनी सुंदरता नहीं देखी, इसलिए इतनी सुंदरता मेरे लिए असहनीय हो रही थी। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग, सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत होकर के सो रही थी, उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तिस्ता नदी के तीर पर, तीर कहते हैं किनारे के लिए, तिस्ता नदी के किनारे पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में हम वहाँ पर रुके थे। मुँह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर जाकर के बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता में मिल रहा था। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी। मध्यम मध्यम का अर्थ होता है धीरे धीरे। हवा धीरे धीरे बह रही थी जो अत्यधिक मन को मोहक कर रही थी। पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। शाम हो रही थी, इसलिए बाहर से परिंदे कहते हैं पक्षी अपने घोंसलों की ओर और लोग अपने घरों की ओर वापस लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। लेखिका कहती है कि उस समय वातावरण भी अत्यधिक शांत अवस्था में था। मंदिर की घाटियों से घुंघरुओं की रुनझुनाहट से आंखें अनायास भर आईं। आंखें इन्हें देख करके अचानक भर आईं। आंखों से आंसू निकलने लगे। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा हो, वही सुख शांति और सुकून है। जहाँ अखंडित संपूर्णता है, पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में हैं। वहीं पर संपूर्ण अखंडता मानी जाती है, जहाँ पर सभी अपने अपने ताल लय में कार्य कर रहे हों। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। लेखिका कहती हैं कि हिमालय मेरे लिए एक कविता ही नहीं बल्कि दर्शन भी बन गया था। अंधेरा होने के पहले ही उसी प्रकार डगमगाती शिलाओं और पत्थरों से होकर तिस्ता नदी की धार तक पहुँची। बहते पानी को अपनी अंजलि कहते हैं हथेली के लिए अंजलि में भरा तो अतीत भीतर धड़कने लगा। स्मृति में कौंधा। हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है। लेखिका कहती हैं कि जब हमने तिस्ता नदी के जल को अपनी अंजलि में लिया तो मन में एक विचार उत्पन्न होने लगा कि हमारे यहाँ जल को हाथ में लेकर के संकल्प किया जाता है। क्या संकल्प करूँ मैं यहाँ पर, अब क्या संकल्प करूँ, पर मैं संकल्प की स्थिति में नहीं थी। भीतर थी एक प्रार्थना, एक कमजोर व्यक्ति की प्रार्थना। भीतर का सारा हलाहल कहते हैं जहर के लिए या विष के लिए। सारी तामिस्ताएँ बह जाएं। इसी बहती धारा में रात धीरे धीरे गहराने लगी। हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया था। हिमालय में काला कंबल सा दिखाई दे रहा था, अर्थात हिमालय को कालिमा ने ढक लिया था। जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो देखते देखते एक आदिम रात्रि की महक से परियों की कहानी सी मोहक वह रात महक उठी। मस्ती और मादकता का ऐसा
संक्रमण संक्रमण कहते हैं मिलन के लिए अर्थात संयोग के लिए। इस तरह से मस्ती और मादकता ऐसा लग रहा था कि जैसे दोनों मिल रहे हों। ऐसा संक्रमण हुआ कि एक एक कर हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। इस तरह से लेखिका कहती हैं कि हम सभी सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर मस्ती में नाचने लगे। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। लेखिका कहती हैं कि मेरी 50 वर्ष की सहेली थी, जिसकी उम्र 50 वर्ष की हो चुकी थी, जिसका नाम मणि था। उसने जो नृत्य किया ऐसा लग रहा था कि उसने कुमारी अर्थात यौवन अवस्था वाली स्त्रियों को भी पीछे छोड़ दिया हो। कितना आनंद भरा था, उसके भीतर कहाँ से आता था इतना आनंद, यह मैं विचार करने लगी। लायूंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी। सुरम्य कहते हैं सुंदर लगने वाली। तिस्ता नदी की शांत धारा के सामने ही कल कल कर बहती हुई अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार था। सुबह मैं अकेले ही टहलने निकल गई थी। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ़ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था। उस समय अप्रैल का महीना था, इसलिए बर्फ़ भी अधिक दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर बर्फ़ मिलेगी, परंतु वहाँ पर बर्फ़ नहीं थी। यद्यपि हम सी लेवल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। मैं बर्फ़ देखने के लिए बेचैन थी। हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं होते। लेखिका कहती हैं कि मेरे लिए बर्फ़ देखना अच्छा लग रहा था। मैं इसी उम्मीद को लेकर मैदानी क्षेत्र से हिमालयी क्षेत्र पर गई थी कि वहाँ बहुत अधिक बर्फ़ देखने को मिलेगी। मैदानी लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं लगते। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने मुझे बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है और यदि मैं कटाओ चले जाऊं तो मुझे वहां सर्द या बर्फ़ मिल जाएगी। कटाओ यानी भारत का स्विट्ज़रलैंड। कटाओ जो कि अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था। वह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, इसलिए लोगों के लिए उसकी अच्छी जानकारी नहीं थी। सुर्खियाँ कहते हैं चर्चाओं में आना। वह चर्चाओं में नहीं था और अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाओ जो लायूंग से 500 मीटर ऊंचाई पर था और करीब 2 घंटे का सफ़र भी था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था और उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी कि तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा उसका महुआ गुडुप कहते हैं महुआ गुडुप लिया। गुडुप का अर्थ होता है निगल लेना या खा लेना। थैले में रखा हुआ उसका महुआ खा लिया। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया था। उम्मीद, आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर हो गया। हम कटाव की ओर चल दिए। कटाव का रास्ता और ख़तरनाक था और उस पर धुंध और बारिश। जितेन लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियाँ सब पर बादलों की परत छाई हुई थी। इस तरह से धुंध अधिक दिखाई दे रहा था।